साल 2019 कोविड-19 की शुरुआत। 2025 की शुरुआत से ही एचपीएमवी का कहर। क्या है ये? कहाँ से फैल रहा है? क्या इसके लिए भी चाइना ज़िम्मेदार है? आज हम इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू हेलो ट्रुथ। मैं हूँ डॉक्टर इमरान खान और आप देख रहे हैं हेलो ट्रुथ। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस क्या एक नया वायरस है? बिल्कुल नहीं। ये 2001 से प्रेज़ेंट है और इससे कोई ऐसा पर्सन आज तक नहीं है जो कि बचा है। ये एक तरह से हर किसी को इन्फेक्ट कर चुका है और इन्फेक्शन के बाद क्योंकि हमारे अंदर इम्यूनिटी बन जाती है, तो ये माना जाता है कई सारी स्टडीज में कि हमारे अंदर इन सब की इम्यूनिटी बन चुकी है। किसी में ये ज़्यादा है, किसी में ये कम हो रहा है। जैसे कि कोविड-19 2019 से शुरुआत इसकी हुई और इसका जो ओरिजिन माना जाता है बैट से माना जाता है। जो चमगादड़ होते थे, इनसे माना गया। जो एचपीएमवी की शुरुआत है इसको ये माना जाता है कि इसकी जो ओरिजिन है वो बर्ड्स है। लेकिन ये वायरस लगातार जो है अपने आप को चेंज कर रहा है। इस लगातार चेंजिंग की वजह से म्यूटेशन जिसे कहा जाता है, लगातार म्यूटेशन होने की वजह से ये अब इन्फेक्ट करने लगा है ह्यूमन्स को। अब ये बर्ड्स में ना रह के ये ह्यूमन्स के अंदर आने लगा है। एचपीएमबी की जो शुरुआत है ये नीदरलैंड जो कंट्री है वहां से इसका ओरिजिन है। जो चाइना से आजकल इसका लेना देना दिखाया जा रहा है ये थोड़ा सा एक न्यूज की हाइप है और कुछ नहीं है। चीजें जैसे वो पहले थी वैसे ही आज हैं। दिक्कत बस इतनी आ रही है, चाइना ने एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन एक टाइम पे लगाया था कोविड-19 के लिए, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट था एज़ कंपेयर्ड टू इंडिया एंड अदर कंट्रीज़। अब इसमें क्या हुआ कि लोगों की जो इम्यून सिस्टम है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर होता चला गया और इस इम्यून सिस्टम के कमज़ोर होने की वजह से अभी वहाँ पर जो भी फ्लू के वायरसेज़ हैं या जो भी वायरसेज़ हैं, उनमें ज़्यादा असर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी थोड़ी-सी वीक हो गई है। शायद यही वजह है कि चीज़ें चाइना में बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं और एक बल्क पॉपुलेशन में आ रही हैं, जिसे एपिडेमिक कहा जाता है। एक तरह से ये एपिडेमिक हुआ जो कि आजकल न्यूज़ में चल रहा है। एचपीएमवी है क्या? एचपीएमवी सिंपली एक रिस्पिरेटरी वायरस है। जैसे कि नॉर्मल आपको कॉमन कोल्ड होता है, इसमें फीवर आता है, जुकाम रहता है या स्नीज़िंग होती है, छींक आती है। कुछ कंडीशंस में आपको साँस लेने में भी दिक्कत होती है। ये भी उसी तरह का सेम वायरस है और इससे इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से लेकर 6 दिन तक का है। मतलब जब ये वायरस आपके शरीर में एंटर करता है, उससे लेकर सिम्पटम आने तक। जो मेन सिम्पटम्स हैं इसमें चिल्स हैं, नाक बहेगी, कई बार ठंडक लगती है, कुछ कंडीशंस में फीवर आता है और कई बार साँस लेने में तकलीफ होती है। एक प्रोफेसर हैं, पॉल हंटर, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये माना कि जितने भी लोग हैं वो एक बार इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस से और उनके अंदर इसके लिए इम्यूनिटी प्रेजेंट है। अगर हर किसी के अंदर ये इम्यूनिटी प्रेजेंट है तो इतना कुछ डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी ही धीरे-धीरे चीज़ों को कवर कर लेती है। वैसे नॉर्मली अगर कॉमन कोल्ड देखा जाए तो हर किसी की लाइफ में कभी न कभी हुआ ही है और लगभग साल भर में 1 से 2 बार हर किसी को कॉमन कोल्ड और फीवर जैसी समस्याएँ आ जाती हैं। कॉमन कोल्ड है ये सिर्फ़ एक वायरस से नहीं होता। इसके 200 अलग-अलग वैराइटीज़ ऑफ वायरस हैं जिनकी वजह से ये हो सकता है। तो अगर इतने सारे वायरसेज़ हैं जो कि हमको एक तरह से हमको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये, हमारी बॉडी और स्ट्रॉन्ग होती है, इम्यूनिटी और मजबूत होती है इससे। जब ये इन्फेक्शन करते हैं तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है। एक बार ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, फिर अगर फर्दर कोई इन्फेक्शन वैसा ही आता है, तो हमारी बॉडी उससे लड़ने के काबिल हो जाती है। तो ये हमारे लिए और अच्छी बात है। कुछ चीज़ें ये हैं कि ये फैलता कैसे है? देखिए, ये कॉमन कोल्ड जैसे फैलता है, जैसे कि छींक आना, ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस जिसे कहते हैं, आप बात कर रहे हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने की वजह से या अगर सपोज़ कीजिए किसी ने छींका और आपसे हाथ मिला लिया या कोई सरफेस को छू दिया, जिसकी वजह से ये स्प्रेड होता है। तो ये सारे इसके कॉमन फैलने के तरीके हैं। प्रिकॉशंस इसके क्या-क्या हो सकते हैं? तो डॉक्टर अतुल गोयल के अकॉर्डिंग, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं हेल्थ के, उनके अकॉर्डिंग कि अगर आप स्नीज़िंग कर रहे हैं, छींक रहे हैं तो रुमाल का यूज़ करें या आप अपनी जो आर्म है उनका यूज़ करें। डायरेक्ट आप हाथ ना लगाएँ, क्योंकि ये हाथ अगर इन्फेक्ट हुआ और आपने जो है कहीं पर किसी से हाथ मिलाया तो उसको हो सकता है, या कोई सरफेस को छुआ तो वहाँ पर वायरस स्प्रेड हो सकता है। ये सब थोड़ा-सा बचाएँ। दूसरी चीज़ ये है कि मास्क पब्लिक प्लेसेस में लगाना ज़रूरी है।
अगर कोई इन्फेक्टेड है तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो आगे स्प्रेड करेगा डिज़ीज़ को। अगली चीज़ है कि वॉश करते रहें अपने हाथ को फ्रीक्वेंटली, जितना हो सके कोशिश करें बाहर से आएँ तो हाथ धुल लें। ये सारी चीज़ें ये वायरस को स्प्रेड होने से बचाती हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। अगर आप एडल्ट हैं, तो एडल्ट में सिंपली स्टे हाइड्रेटेड। आप हाइड्रेशन मेंटेन रखिए। फ्लूइड का मेंटेनेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है इसमें। आप अगर बढ़िया से फ्लूइड मेंटेन कर रहे हैं और रेस्ट ले रहे हैं, 5 से 8 दिन या कभी-कभी 3 से 5 दिन आजकल थोड़ा-सा क्योंकि वायरल जितने भी डिज़ीज़ हैं उनमें थोड़ा-सा टाइम बढ़ गया है, तो लगभग 10 दिन के रेस्ट करिए और हाइड्रेटेड रहिए। साथ में कुछ दवाएँ जो कि आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, वो इसलिए करते हैं अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि सर अगर वायरल डिज़ीज़ेज़ हैं तो एंटीबायोटिक्स का क्या रोल है? तो देखिए वायरल डिज़ीज़ अच्छी चीज़ है कि उसमें वायरल का कोई एंटीबायोटिक्स का काम नहीं है, पर सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलने का खतरा होता है। सपोज़ कीजिए कि आपको एक बार वायरल कोई भी डिज़ीज़ हुई, इम्यूनिटी थोड़ी-सी कमज़ोर हो जाती है इस केसेस में। तो जब आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होने लगेगी तो क्या होगा दूसरे जो बैक्टीरियाज़ हैं आपकी बॉडी में वो एक्टिवेट होने लगेंगे। तो उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है और उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो आपके डॉक्टर आपकी हेल्थ के लिए बेहतर जानते हैं, जो चीज़ें वो प्रिस्क्राइब करें उसके अकॉर्डिंग आप जो है दवाएँ लें। मेनली अगर सीओपीडी है, जिसे क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिज़ीज़ कहते हैं, अगर किसी को अस्थमा है, इन सारी कंडीशंस वाले लोगों को थोड़ा-सा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार होता है कि इसमें साँस लेने में दिक्कत होने लगती है और सेकेंडरी इन्फेक्शन कई बार निमोनिया हो जाता है या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप साँस ही नहीं ले पा रहे या कफ बहुत ज़्यादा कफ जमा हो गया, तो उसकी वजह से आपको दिक्कत हो सकती है, कई बार हॉस्पिटलाइज़ेशन भी हो सकता है और कई केसेज़ में डेथ भी रिपोर्ट की गई है। वैक्सीनेशन इसका है कि नहीं? देखिए, वैक्सीनेशन अभी तक इसका कोई भी नहीं है। इसके एनिमल ट्रायल किए गए, लेकिन एनिमल ट्रायल में ये पाया गया कि ये और भी ज़्यादा जो है, जो लंग कंजेशन है, उसको और बढ़ा दे रहे हैं एनिमल में। इसीलिए इसका कोई ट्रायल अभी तक ह्यूमन ट्रायल नहीं हो पाया है और दूसरी चीज़ ये है कि कफ या कॉमन कोल्ड जो भी चीज़ें हैं, इसके 200 से ज़्यादा जो है वेरिएंट हैं, 200 से ज़्यादा वायरसेज़ हैं। तो उन केसेज़ में इतने सारे वायरसेज़ के लिए कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए और भी नहीं है और दूसरी चीज़ इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये उन्हीं में दिक्कत है जो कि छोटे बच्चे हैं या बहुत ओल्ड एज हैं या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड हैं। तो वो कोई भी कंडीशन ऐसी होती है तो इन लोगों के लिए ख़ास ख़्याल वैसे भी रखा जाता है। जो मेन पॉपुलेशन है उनके लिए कुछ ख़ास इसका क खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी सतर्क रहें और इन सारी चीज़ों से बचें। इसके सारे प्रिकॉशंस मैंने बता दिए हैं आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मैं हूँ डॉक्टर अमीन खान, सिटी डेंटल केयर, बालागंज, लखनऊ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।